जी, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन असल में मोशन ऑफ अ बॉडी होती है अबाउट अ पॉइंट जिससे बॉडी का डिस्टेंस हमेशा रहता है कांस्टेंट। उस डिस्टेंस को हम रेडियल वेक्टर या रेडियस का नाम देते हैं। रेडियस असल में उस रेडियल वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। इससे पहले एक होती है, आप पढ़ेंगे रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। आमतौर पर रिजिड बॉडी हम कहते हैं ऐसी बॉडी को जिसकी शेप को आप चेंज ना कर सकें इजीली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास कागज है, कागज पे आप हल्की सी फोर्स लगाएं उसकी शेप चेंज हो जाती है, ये रिजिड बॉडी नहीं है। इसी तरह रबड़, रबड़ पे आप हल्की सी फोर्स लगाएं वो खिंच जाती है या मुड़ जाती है, वो भी आपके लिए रिजिड बॉडी नहीं है ना, वो इलास्टिक बॉडी है। इसके मुकाबले में स्टील का रॉड है, उसको, वो एक रिजिड बॉडी है, उसकी शेप आसानी से तब्दील नहीं हो सकती। इवन लकड़ी की रॉड हो वो भी एक रिजिड बॉडी होती है हमारे लिए किसी हद तक, ठीक है, जो उसकी भी शेप इतनी आसानी से तब्दील नहीं हो सकती फोर्स लगाने पर। तो रिजिड बॉडी उसी को कहेंगे जिसकी पोजीशन, जिसकी जिसकी शेप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज ना हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो दूसरी चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी ऑन टू द स्क्रीन, जिस एक्सिस के गिर्द बॉडी घूमेगी। अब आमतौर पे ये भी हो सकता है बॉडी अपने आप के गिर्द घूमे तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो बॉडी जिस एक्सिस के गिर्द घूमेगी उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जिस तरह कि हमारे पास एक एग्जांपल है रिजिड बॉडी की, हमारा पंखा, सीलिंग फैन। वो सीलिंग फैन अपना जो सेंटर में उसका रॉड लगा होता है उसके गिर्द घूम रहा होता है, तो वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, ठीक। अब सर्कुलर मोशन में जो पहली चीज पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है जो बॉडी सर्कुलर मोशन करते हुए सेंटर पे स्वीप करती है इन अ गिवन इंटरवल, और ये एंगल बनाया जाता है बॉडी के रेडियस वेक्टर की हेल्प से। अब इस एंगल को हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर चूंकि हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे हिसाब से एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि 10 डिग्री या उससे लेस देन जो एंगल होगा, अप टू 10 डिग्री कर लो, या लेस देन 10 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फुलफिल कर रहा होता है। तो स्मॉलर एंगल के लिए ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, जो लेस देन 10 डिग्री होते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ग्रेटर देन 10 डिग्री जाते हैं फिर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फुलफिल नहीं करता, तो ये स्केलर क्वांटिटीज को लिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको फुलफिल करने के लिए, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन यहाँ बकायदा लिखी हुई है, उसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल करे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है इसके बाद मेजरमेंट आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना हो तो रेडियन एसआई यूनिट है, अदर यूनिट में डिग्री और रेवोल्यूशन शामिल है। रेडियन क्या होता है, एक ऐसा एंगल होता है या एक ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें आर्क लेंथ स्वीप बाय द बॉडी रेडियस के इक्वल होती है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ हम लेट कर लेते हैं, डायग्राम में आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ये इसका सेंटर हम लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी बॉडी इस पॉइंट ए से चली, ये वाला पॉइंट ए है, इस बी तक गई। अब ए से लेकर बी तक जाते हुए ये आर्क लेंथ है एस, अगर ये रेडियस आर के इक्वल है तो ये एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। यहाँ एक बहुत मशहूर रिलेशन है हम यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इस एस को अगर हम रेडियस आर के ही इक्वल कर देंगे तो आर इज इक्वल टू आर थीटा, आर से कैंसिल होगा, थीटा 1 आएगा एंड दिस वन इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको अभी स्टडी किया था लास्ट टाइम, आपको याद होना चाहिए। अगर इस सर्कल को मैं 360 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो एक हिस्से का एंगल डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसी फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको फॉलो करते हैं तो एस को अगर मैं 2 पाई आर कर दूं तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो 2 पाई रेडियन आएगा। तो ये जो थीटा 2 पाई रेडियन आ रहा है ये देखा जाए तो पूरे सर्कल का एंगल आ गया, लेकिन पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है। इसका मतलब है 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल है। बेसिक इक्वेशन आ गई। पाई 180 डिग्री हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। इसको एक और 2 से डिवाइड करो, ये 90 डिग्री हो जाएगा।
इसको, ये इधर π/2 आ जाएगा। एक और दफा 2 से डिवाइड करो, इधर 4 आएगा, उधर 45 डिग्री आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप π/3 π/6 सारी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे पाई का अपना मतलब क्या होता है, 3.14 होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब बॉडी अगर डायरेक्शन निकालनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो बेटा डायरेक्शन का चक्कर वही है, राइट हैंड रूल, जो हम लोग इससे पहले वेक्टर्स में भी पढ़ के आए हैं। एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है, उंगलियों को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा थंब मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ का मतलब है आउट ऑफ पेपर, इसकी डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा तो इसको हम नाम दे देंगे इनटू द पेपर डायरेक्शन को, ठीक है। अगर आपने 3D फिगर बनानी है तो जी ये आपके पास है, अगर एक प्लेन है और ये इसका ऊपर परपेंडिकुलर है, लेट्स सपोज, तो बॉडी अगर यूं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक। उसके बाद आपके पास एक बड़ा मशहूर और मारूफ क्वेश्चन आता है, वो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो 4 बजे पर हैं, 3 बजे हैं, 6 बजे पर, रात 8 बजे पर, इनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है। घड़ी के 12 हिस्से हम करते हैं, यानी 360 के 12 हिस्से किए जाएं तो दो हिस्सों के दरमियान एंगल 30 डिग्री आता है। ये सामने कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही होगी राइट साइड पे, आप ये देखें जिसको मैंने सर्कल में बंद किया है। इसका मतलब है जब मिनट हैंड होती है 12 बजे और आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई होती है 1 पर, यानी 1 बजता है जब, तो उस वक्त इनके बीच में एंगल 30 डिग्री होता है। अगर आपकी छोटी सुई जो है वो 3 पे है और बड़ी सुई 12 पर है तो 90 डिग्री एंगल होगा। अगर ये 4 ऑफ पे है और 12 पर है 4 बजे के करीब, तो 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 120 डिग्री बनता है। और 120 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करोगे, आप 120 को मल्टीप्लाई करोगे π/180 से। ये चीज़ आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी 9th चैप्टर में, तो ये 2π/3 बन जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह आप किसी भी एंगल, किसी भी मिनट के लिए एंगल निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके रखी हुई है आप लोगों के लिए। जिस तरह अगर आप देखते हैं कि जब आपके पास पूरे 12 घंटे गुजरे हों तो आपका एंगल 360 डिग्री होता है, लेकिन 1 आवर गुजरा हो तो 30 डिग्री या π/6 रेडियन होता है। इसी तरह मिनट के हिसाब से देखा जाए, 60 मिनट पे आपका एंगल अगर 360 डिग्री आ रहा है तो 1 मिनट पे ये एंगल 360/6 यानी 6 डिग्री या बन जाएगा। और 6 डिग्री को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं π/180 से, और वो बन जाएगा आपके पास 6 डिग्री को जब 180 से करते हैं तो π/30 बनता है, ये लिखा हुआ आगे, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक एक मिनट का एंगल आ गया। तो आपसे 3 मिनट का एंगल पूछा जाए, 4 का पूछा जाए, 5 का पूछा जाए, तो आप, कोई कहता है जी बताएं 7 मिनट पे कितना एंगल होगा, जब 7 मिनट सुई कवर कर लेगी टाइम, तो भाई 7 मिनट को आप मल्टीप्लाई करते हैं π/30 के साथ या 6 डिग्री के साथ, तो डिग्री में भी आंसर आता है, आ सकता है, और रेडियन में भी आंसर आ सकता है, ठीक है जी। सर जी 7 मिनट मूव करने की वजह से आर वाली जो सी सुई है वो भी नहीं थोड़ी नहीं सी नहीं, आगे मूव सुनो करेगी। सुनो 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 सुनो, ये आर हैंड और मिनट हैंड का एंगल नहीं है, ये मिनट के साथ है, यानी मिनट की प्रीवियस पोजीशन, मिनट हैंड की और उसकी फाइनल पोजीशन का एंगल है, समझ आ गई। मिनट हैंड ही का एंगल है। वो आर हैंड क्या करेंगे वो तो हम नहीं निकाल सकते इस तरीके से, क्योंकि उसमें तो आर हैंड भी थोड़ा सा जाएगा, वो कितना आगे जाएगा वो हमें पता ही नहीं है, इसे वो करना मुश्किल है, ये करना आसान है। सवाल इसका आता है, वो जो आर हैंड का सवाल है तो वो आएगा 4 बजे कितना टाइम है दोनों के बीच में एंगल है, 3 बजे वाला, 8 बजे वाला। मजे की बात, 4 बजे और 8 बजे सेम एंगल होता है, क्योंकि आपने एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल मेजर करना है, 180 से स्मॉल वाला, 180 से ग्रेटर वाला मेजर नहीं करना। रात 8 बजे वही एंगल होगा जो शाम 4 बजे एंगल होगा, ये पॉइंट नोट करना है। रात 9 बजे और दोपहर 3 बजे एक ही एंगल होता है, ठीक है। 6 बजे हो तो 180 डिग्री का एंगल होता है, मैक्सिमम एंगल 6 बजे होता है। क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट, सही है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब ये छोटे मोटे से कुछ क्वेश्चंस इसमें हुए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। अलबत्ता ये एक बड़ी मज़े किस्म की मालूमात आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 2:15 को हम कहते हैं 2:15। ये पता है क्यों लिखा गया, वो बाज़ बार इंग्लिश की मार मारते हैं बच्चों को, वो जनाब इंग्लिश में टाइम लिख देते हैं। एक तो होता है ना भाई 2:15 हुए हैं या 2:15 हुए हैं, तो हमें आम जिंदगी में पता है, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है, क्वार्टर पास्ट
टू और क्वार्टर आफ्टर टू का बड़ा फर्क है। क्वार्टर पास टू का मतलब है कि क्वार्टर गुजर गया है। एक होता है क्वार्टर टू टू, यानी 2 बजने में 45 मिनट है, वो 1:45 को कहते हैं। ठीक है। अब क्वार्टर पास का मतलब है कि 15 मिनट गुजर गए हैं, या क्वार्टर आफ्टर टू 15 मिनट गुजर गए हैं, तो 2:15 को बोलेंगे। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये चीज, ये लिखी है ये वाली। हाफ पास का मतलब है आधा घंटा गुजर गया है। अब जैसा ये लिखा है क्वार्टर टू थ्री, इसका मतलब है 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। और क्वार्टर टू वन का मतलब है 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, वो 12:45 होता है। ठीक है। इसी तरह 22:03, यानी कि 3 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, 2:40। ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1 रेडियन को डिग्री में अगर हम करते हैं तो 1 रेडियन डिग्री में 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये सिंपल 180/3.14 3.14 की डिवीजन का आंसर है। ठीक। और अगर आपने 1 डिग्री को रेडियन में निकालना है तो पॉइंट वो 00173 होता है, वो आपको ज़बानी याद होना चाहिए, आपकी किताब की वैल्यू है। आगे चलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, v इज एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी एक्सिस और रोटेशन के अलोंग होती है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज में इसकी मोशन डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है ये वाला, एसआई यूनिट के अंदर, लेकिन रेवोल्यूशन पर मिनट भी यूज हो सकता है ये वाला। अब इस रेवोल्यूशन पर मिनट को अगर आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना आ जाए तो ये जरा यहाँ देखिए, राइट साइड पे मैं हल कर रहा हूँ। 20 रेवोल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है। एक रेवोल्यूशन का मतलब है 2 पाई रेडियन, में पीछे बता कर आया हूँ आपको। ऊपर 2 पाई कर दें रेडियन, ये 1 रेवोल्यूशन की जगह लगाया मैंने, और 1 मिनट की जगह लगेगा 60 सेकेंड्स। लेकिन जब इसको हल कर लें आप पूरे को, तो ये 0 0 कटा, ये गया 3 पर 2/3 पाई रेडियन पर सेकंड बन गया आंसर। इस तरह आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। फिर उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की जो 2-3 टाइप्स हैं भाई बेटा जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एवरेज होती है, वही चीज़ें हैं जो आम सर्कुलर मोशन में, आम लीनियर मोशन में हम पढ़ के आते हैं। यानी कि जब आप कहते हैं ना एवरेज एंगुलर स्पीड, तो वो या वेलोसिटी वो होती है जी, रेशो होती है आपके पास टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की। सेम टू सेम डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क किया आ जाता है कि ये सर्कुलर मोशन के हवाले से हैं और वो जो हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन के हवाले से होती हैं। बहरहाल आपके पास जो अगली चीज़ है जो बड़ा मशहूर मारूफ यहाँ पे एमसीक्यू आता है, वो जो आपकी आम सुइयों वाली घड़ी होती है, आपके हैंड वॉच हो गई, वो हो गई, या फिर वॉल क्लॉक हो गई, उसमें भाई सेकंड्स हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, इन तीनों की अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए एक बड़ा मशहूर और मारूफ रिलेशन है हमारे पास। ओमेगा भी आपने पीछे देखा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है θ/t। ठीक है जी। अगर ये थीटा मैं करता हूँ पूरे सर्कल के लिए बना लेता हूँ, सर्कल में एंगल 2 पाई रेडियन होता है, यानी पूरी एक बॉडी पूरा सर्कुलर पाथ कवर करती है, तो 2 पाई होगा और नीचे टाइम पीरियड बन जाएगा t। ये इसका फॉर्मूला बन गया ओमेगा का। इसका मतलब है कि मुझे ओमेगा का किसी भी चीज़ का निकालना है तो मेरे पास उसका टाइम पीरियड आ जाए। अब सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में एक पूरा चक्कर मुकम्मल करती है, तो जब मैं ओमेगा निकालूंगा सेकेंड्स हैंड का, तो बेटा ये 2 पाई/60 बन जाएगा सेकंड। इसको हल कर लो, ये पाई/30 बनता है रेडियन पर सेकंड। अगर इसी को आपने सेकंड वाली सुई का यूनिट निकालना है एक मिनट के लिहाज से, मिनटों के लिहाज से निकालना है, तो ये सेकंड वाली सुई 1 मिनट में चक्कर मुकम्मल करती है। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है। इन दैट केस फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई/1, 2 पाई रेडियन पर मिनट बन जाएगा वो, एंड सो ऑन। इसी तरह आप मिनट हैंड के लिए भी आंसर निकाल सकते हो, सेकंड आवर हैंड के लिए निकाल सकते हो। ये सारी कैलकुलेशन यहाँ हुई भी हैं जो कि अवेलेबल है आपके पास नोट्स में। ठीक है मेरा बेटा जी, ये आप नोट कर लीजिए, तो ये आपको आना चाहिए। फिर इसी तरह अगर आपने ज़मीन की रेवोल्यूशन निकालनी है आप वो भी निकाल सकते हो, ये लिखा हुआ है। तो 24 घंटे लगते हैं ना ज़मीन को स्पिन करने में, स्पिनिंग मोशन के लिए। और अगर एंगुलर की बात, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हो तो 1 साल का टाइम लगता है। तो ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। अच्छा, जहाँ 1 ईयर लिखा है ना, वहाँ सेकंड्स करने ना 86,400 सेकंड, वो भी किया जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ तक देखने कोई पॉइंट है तो पूछ लें मुझसे। आगे आपके पास इसमें चलें, आगे बेटा रिलेशन आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा का, ये वाला। अच्छा, ये जो रिलेशन है ना,
आप इसमें एक बार याद रखिएगा, एक है एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसके ऊपर बेस करते हुए आता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक्सेलरेशन का आता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब हम इनको जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये आता है जी थीटा क्रॉस आर, ये वाला आता है वी का ओमेगा क्रॉस आर, और ए का आता है अल्फा क्रॉस आर। ये आप याद रखिएगा, इनकी वेक्टर फॉर्म, इनके ऊपर बड़े एमसीक्यू आते हैं वेक्टर फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। जो अल्फा है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। मतलब ये लिखा हुआ है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा डी, ये वही है वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा डी जो हम पढ़ते थे, यहाँ ओमेगा का जिक्र आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। बाकी इसमें अगर ओमेगा कांस्टेंट है यानी कि एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भाई अल्फा जीरो होगा। और ये कब जीरो होता है? जब इस पे लगने वाला टॉर्क जीरो होता है। ये अभी पहले भी बात हो चुकी है आप लोगों से, लेकिन याद रखेंगे अगर ओमेगा पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है एंगुलर वेलोसिटी, यानी आप पंखे को जब ऑन करते हैं फैन को, तो फैन की स्पीड अप होता है वो, इन दैट case at that time when the speed of the fan is increasing, omega is increasing, so आपका जो angular acceleration पैदा होता है उस वक्त वो in the direction of omega ही होगा। यानी एक बॉडी यूं घूम रही है ये वाली डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये इसका ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका थीटा भी ऊपर है इस वक्त, ओमेगा भी ऊपर की तरफ है, अल्फा भी ऊपर की तरफ है, और एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर की तरफ, चारों एंगुलर क्वांटिटीज ऊपर की तरफ हैं। लेकिन अगर ये इसी तरफ घूमते हुए इसका जो ओमेगा है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रही है, यानी कि ये पंखा बंद करते हैं तो स्पीड कम हो रही होती है, उस लम्हे इसका सिर्फ अल्फा नीचे होगा और बाकी सारी क्वांटिटीज थीटा हो गया, ओमेगा हो गया और एल हो गया, ये सारी की सारी ऊपर होंगी। ये बात नोट कर लें, सिर्फ एक लम्हा होता है वो टाइम जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, एंगुलर, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर और टॉर्क, ये सारे ऑपोजिट, टॉर्क भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, अल्फा की डायरेक्शन में तो नहीं होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो जो टॉर्क लगेगा ना वो क्लॉकवाइज लग रहा होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में टॉर्क क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होता है जिसमें ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो ये टॉर्क के वाले से भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद ये सीलिंग फैन का जिक्र आ गया, ये सारी बात मैं कर चुका हूँ आपके साथ, सीलिंग फैन की कंडीशन, इसमें एमसीक्यू चूंकि आते रहते हैं इसलिए मैंने ये बता दिया। और जब सीलिंग फैन कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होता है उस वक्त अल्फा जीरो होता है, ये देख लें ओमेगा डाउनवर्ड है और ओमेगा कांस्टेंट भी है, थीटा भी डाउनवर्ड है और अल्फा जीरो है, इसका मतलब टॉर्क उस लम्हे जीरो हो जाता है, टॉर्क जीरो हो जाता है। बाकी दो केसेस में टॉर्क जीरो नहीं होता, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम लेते हैं क्योंकि राइट हैंड रूल के मुताबिक तो अल्फा की डायरेक्शन में ही आएगा टॉर्क, जिधर अल्फा लगेगा टॉर्क उसी डायरेक्शन में लगा होगा, टॉर्क होता है ना आर क्रॉस एफ के मुताबिक, तो ये बात याद रखिएगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा उसी डायरेक्शन में अल्फा पैदा होता है। आगे चलते हैं इसमें। ये सारा वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, सारी की सारी ये वाली ये जिक्र हो चुका है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ एमसीक्यू नजर आ रहे होंगे आपको। एमसीक्यू सिर्फ इस हवाले से हैं कि जैसे एक बॉडी रोटेट, ये मैं जी बता चुका हूँ सारी बातें, खैर से ये एमसीक्यू में बता चुका हूँ। अब आउट ऑफ पेज का मतलब है अपवर्ड और इनटू द पेज होता है डाउनवर्ड, उस वाले से ये देख लीजिएगा, डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा इसको, कोई इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है ये वाली। फिर आपके पास इसमें एक जब पंखा घूमता है, पंखा यानी रिजिड बॉडी, तो उसके हर पॉइंट के लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, वरना वो रिजिड बॉडी ना कहलाए। रिजिड बॉडी के लिए हर पॉइंट के लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है, वजह क्या है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, यानी ओमेगा टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जिससे ये डायरेक्शन, ये एक रिजिड बॉडी बनी है ये वाली, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, एक का डिस्प्लेसमेंट रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 मीटर नजर आ रहा है मुझे, एक का 3 मीटर नजर आ रहा है, दोनों के लिए ओमेगा की रेशियो 1:1 होगी। अगर ये ओमेगा 1:1 ना हो ना तो पंखे की पंखड़ियां आपस में टकरा जाए,
पंखे की पंखड़ियां नहीं टकराती हैं आपस में, एक खास फासला रख के हमेशा घूमती रहती हैं, इसका मतलब है उसके लिए ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है बेटा जी, बात क्लियर हो गई होगी, तो आगे चलें। अच्छा, लेक्चर में अभी मुझे भी ख्याल आ रहा है कि मैंने पीछे पढ़ाते हुए बता दिया था कि टॉर्क ऑपोजिट लगेगा। टॉर्क ऑपोजिट का मतलब ये है कि वो आपका हमेशा लेकिन लगता है टॉर्क उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अल्फा होता है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ही होगा। जो ऑपोजिट का मैं लफ्ज मार कर रहा था, इसका मतलब है कि आपकी मोशन को अपोज कर रहा होगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की नहीं होगी। मैं क्या पॉइंट क्लियर कर दूं, कहीं जो लोग पीछे सुन के आ रहे हैं वो ये ना करें कि ये क्या हो गया। यानी एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर ये स्पीड अप हो रही है तो उसका टॉर्क इसी डायरेक्शन में अपवर्ड होगा, क्योंकि उसका अल्फा भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ये बिल्कुल वही चक्कर है कि फोर्स पैरेलल टू एक्सेलरेशन होती है, इसी तरह टॉर्क प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है। ठीक है, फोर्स एम ए होता है, ये आई अल्फा होता है। इसका जिक्र लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था आपको सर वो इक्विलिब्रियम वाला खाता वर्क डन वाला, वहाँ इसका जिक्र आया था थोड़ा सा। बहरहाल हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स आ रही है। सेंटीमीटर फोर्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि आपकी जो सर्कुलर मोशन है वो कितनी किस्मों की होती है। दो किस्मों की सर्कुलर मोशन है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ये पहली लिखी है यूनिफॉर्म, और दूसरी ये मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, ये है नॉन यूनिफॉर्म। दोनों में फर्क क्या है? यूनिफॉर्म हम ज्यादातर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी करते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के सवाल आ सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि उसके अंदर से एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंटीपिटल, ये वाला जिसे रेडियल भी बोलते हो आप लोग। रेडियल एक्सेलरेशन होता है सिर्फ, बाकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ना इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता, ना इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन होता, ना इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होता। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। पंखा जब चलना शुरू करता है और करते करते जब वो कांस्टेंट स्पीड गेन कर जाता है, उस लम्हे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उस लम्हे जीरो हो जाता है जो टेंजेंट के लॉन्ग होता है। लेकिन जब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, उस टाइम उस पर लगने वाला टॉर्क जीरो नहीं होता, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, और सेंटीमीटर तो कभी भी जीरो नहीं होता, चाहे आपकी मोशन यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है जी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा, सेंटीमीटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा। अब बड़े मजे की बात, इनका एंगल क्या बनता है, गौर से देखो। ये आपका इस डायरेक्शन में होगा सेंटीमीटल या रेडियल एक्सेलरेशन, इसके साथ 90 डिग्री पर टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इनका एंगल 90 हो गया और इसका एंगल भी 90 हो गया। वजह यह है कि अगर मैं इसको, ये अगर आपके पास एक एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज, और अगला आपके पास यहाँ इस एक्सिस के अलावा होगा, तो ये एंगल 90 अलग है, ये 90 अलग है, और ये 90, ये तीनों किस्म के एक्सेलरेशन अल्फा, ए टी और ए आर या ए सी आपस में राइट एंगल पे होते हैं। इसमें जो ए टी है ये और ए सी, ये एक ही प्लेन पर राइट एंगल में होते हैं, और जो अल्फा है इनके ऊपर, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो बात आपकी पढ़ने वाली है वो फॉर्मूले हैं सेंटीमीटल फोर्स के कुछ। ये मेंशन है बेटा फॉर्मूले, एक सीरीज ये है फॉर्मूलों की, और ये सेंटीमीटल एक्सेलरेशन की सीरीज है। अब ये चक्कर क्या है कि आपको मेन फार्मूला तो एम वी स्क्वायर ओवर आर ही होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की वजह से दूसरा फार्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा की वजह से तीसरा फार्मूला 2 पाई/टी लगा के वो बन जाएगा, और एक फॉर्म बन जाएगा फ्रीक्वेंसी के हवाले से। अब ये मैंने इससे 1 2 3 4 फॉर्मूले लिख दिए, बुक में तो 2 हैं, हम बाकी 2 अब मजीद यहाँ पढ़ते हैं। वजह यह है कि जब हम अपन न्यूमेरिकल आते हैं ना, कभी वो फ्रीक्वेंसी का जिक्र करता है, कभी टाइम पीरियड का कर देता है, तो हमें उसी हवाले से भी फॉर्मूला यूज़ करना होता है। फॉर्मूला आप एक ही याद कर लें, बाकी तो उसके अंदर वैल्यू पुटअप की जा रही है, ओमेगा की या 1/t फ्रीक्वेंसी की, वो इतना कोई इशू नहीं है। सेंटीमीटल एक्सेलरेशन,
एक फॉर्मूला तो उसका ये आ गया सेंटीमीटर फोर्स के साथ, एफ सी ओवर एम, ये वाला पहला। दूसरा वी स्क्वायर ओवर आर बन गया, ये वाला। तीसरा आर ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये वाला। फिर ओमेगा की जगह 2 पाई/टी लगा के इसको हल कर लें, ये एक बन जाता है। और तीसरा फ्रीक्वेंसी की शक्ल में, चौथा 1 2 3 4 5, पांचवा फॉर्मूला ये बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की मालूमात है। अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आपका रेडियस वेक्टर का रिलेशन इनवर्स है। लेकिन अगर ओमेगा का जिक्र करता है सवाल में, ओमेगा कांस्टेंट, तो बेटा यहाँ रिलेशन डायरेक्ट है। फिर ये याद रखना, किस चीज को उसने कांस्टेंट रखा है सवाल में, उसके लिहाज से फॉर्मूला चूज करके जवाब देना है। आगे चलते हैं। आगे तो एमसीक्यू है। अच्छा, ये इस किस्म के एमसीक्यू आपने, ये कोई इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं है आपके पास। एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ये वाला, टाइम के हवाले से ये फॉर्मूलों का रेफरेंस है, ये वाला, ये सारा। इसी रेफरेंस पे आपको सवाल का जवाब दिया गया है। नीचे भी सोल्यूशन गिवन है, यू कैन सी। आगे आ जाए जरा। वेक्टर फॉर्म, अब इनकी भी वेक्टर फॉर्म होती है, और इनकी वेक्टर फॉर्म बड़े मजेदार किस्म की होती है। और ये होती, लोगों को पता ही नहीं होता। इसमें यूनिट वेक्टर नेगेटिव लगेगा, और ये बच्चे बाबा पूछते हैं सर ये क्यों लगा होता है। भाई नेगेटिव इसलिए लगा होता है कि आपका यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है रेडियस वेक्टर, ये आउटवर्ड वेक्टर है, और सेंटीमीटर फोर्स इनवर्ड लग रही होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन। और यही हाल सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का, यहाँ पे देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है। बाकी फॉर्मूले तो आपको पता है। तो हर फॉर्म में जहां जहां आपके पास ये फॉर्म क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपके पास, आपने क्या किया इस फॉर्मूले में, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट अप करके ना नीचे आर स्क्वायर कर दिया। ये वही टेक्निक है वो जो आप कूलम लॉ में आर क्यूब बनाते हो फॉर्मूला, वही सेम टेक्निक है ये। ठीक है। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स हमेशा 0 होता है। लेकिन वर्क डन जब आप बात करते हैं बाय, क्या नाम है, टॉर्क, तो जो टॉर्क का वर्क डन अगर आप निकालना चाहते हैं, फिलहाल इस मोशन में देख लें, तो साइन 180 वो भी आपका कितना आ रहा है, 0 आएगा। तो ये बात नोट कर लें। एक आपका रिजिड बॉडी का वर्क डन होता है, ये सर्कुलर मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं। रिजिड बॉडी में आपने जब वर्क डन कैलकुलेट किया था ना, तो वो आपके पास टार थीटा आया था। वो रिजिड बॉडी और चीज़ है। रिजिड बॉडी यानी जैसा पंखा रोटेट करता है, ये और चीज़ है। और सर्कुलर मोशन और चीज़ है, डिफरेंट है, डिफरेंस है दोनों के अंदर। सर्कुलर मोशन में पूरी बॉडी किसी सेंटर पॉइंट के गिर्द इस तरह घूमती है कि उस बॉडी के हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम रहता है। और जब रिजिड बॉडी की बात करते हैं, वो अपने आप के गिर्द घूमती है, तो उसमें उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा जी, जब आपकी सेंटीमीटर फोर्स आप खत्म कर देंगे, तो जो बॉडी है किधर जाएगी, टेंजेंशियल पाथ के अलाउ जाएगी, इनर्शिया की वजह से। ये भी जो लाइन है ना, ये आपका एक एमसीक्यू का ही लाइन है। जब स्ट्रिंग आपका ब्रेक करता है, तो आप किधर जाते हैं, ये दूसरा इसी की एक्सप्लेनेशन है, टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेंटीमीटर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल नहीं कर सकती, दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है। सेंटीमीटर फोर्स लग रही होती है उस बॉडी के ऊपर जो घूम रही है सर्कल में, और सेंट्रीफ्यूगल उस बॉडी पे लगती है जो उसे घुमा रही है। ठीक है। फॉर्मूलों का जहां तक ताल्लुक है, सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल दोनों की मैग्नीट्यूड सेम ही होती है। फॉर्मूले में सिर्फ नेगेटिव साइन का चक्कर होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एक दूसरे की इन दोनों की। ठीक है मेरा बेटा जी। उसके बाद इनर्शिया आ गई। इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडीज अपने अंदर पैदा होने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही प्रॉपर्टी है रेजिस्ट करने वाली, लेकिन सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में। लीनियर मोशन में इनर्शिया मैस से मैयर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये एम आर स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हम मैयर करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर आपके पास इसके अंदर ये एंगुलर मोमेंटम का जिक्र है। एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट है क्रॉस आर और पी का। आर इसमें आपको पता है पोजीशन वेक्टर है, या मोमेंट आर्म आप नाम दे दें, मोमेंट आर्म मैग्नीट्यूड को बोलते हैं इसकी, और पी कांस्टेंट है, मोमेंटम है। और आर क्रॉस पी का मतलब आर पी साइन थीटा, थीटा 90 हम ले लेते हैं, साइन 91 हो गया। एक फॉर्मूला ये बनेगा आर पी वाला, एक पी की वैल्यू पुटअप कर दें, एम वी आर बन जाएगा फॉर्मूला। एक वी की वैल्यू पुटअप करते हैं, आर
ओमेगा तो एम आर स्केयर ओमेगा बनेगा, इसमें एम आर स्केयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है तो आई ओमेगा बन जाता है, और ये आई ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी आई और ओमेगा में हमेशा इनवर्स रिलेशन है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करते हैं ओमेगा बढ़ जाता है। इसके ऊपर सवाल आ रहे होते हैं आपके, इसके ऊपर सवाल कैसे आ रहे होते हैं कि बॉडी है, वो बंदा है जी, एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा है, उसके हाथ स्ट्रेच्ड है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर वो अपने हाथ को बेंड कर लेगा तो व्हाट वुड हैपन, हाथों को बेंड करने का मतलब ये है कि उसने अपना रेडियस कम कर दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नजर आ भी रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, जुबानी कलामी बात ना बने खाली। एम आर के आर को जब आप डिक्रीज करते हैं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा के साथ इनवर्स रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है ओमेगा बढ़ जाता है, यानी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए आप। इसी तरह कभी एक स्ट्रिंग के अंदर जब आप पत्थर बांध के घुमाते हैं तो वहाँ जो सेंटीमीटर फोर्स है वो टेंशन के जरिए मिलती है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। तो यहाँ से अगर आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो ये बनेगा। अब ये फोर्स समझ लो या टेंशन समझ लो, बात एक ही है। वर्टिकल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इसमें ये एक सवाल है वर्टिकल सर्कल का। उससे पहले आपको एक रिलेशन में पहले भी पढ़ाया हुआ ये वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। बहरहाल मैं वर्टिकल सर्कल की बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसमें बड़े सवाल आते हैं वर्टिकल सर्कल के। वर्टिकल सर्कल में याद रखिएगा आपकी जब बॉडी घूमती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होती है और पोटेंशियल भी चेंज हो रही होती है, दोनों कांस्टेंट नहीं होती। हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर कोई बॉडी जा रही है तो उसमें पोटेंशियल भी कांस्टेंट होती है क्योंकि हाइट तब्दील नहीं होती, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। वर्टिकल में ये दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल में है। ये एक बड़ा मशहूर और बड़ा एमसीक्यू तो ये हो गया इनका। दूसरी चीज, वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी तब्दील होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम और बॉटम में ज्यादा से ज्यादा होती है। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ये लिखी हुई है अंडररूट जी आर फॉर्मूला टॉप के ऊपर, बॉटम में अंडररूट 5 जी आर होता है और दरमियान में ये 3 जी आर के इक्वलेंट आता है आंसर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसी तरह जब आप सर बात जी करते हम हैं अगर टेंशन, हाँ बोलो बोलो। अगर हम इन्हें इन केस के हम इन्हें जो है ना वेरिएबल सेंट्रीपिटल फोर्स दे के इनकी जो है वेलोसिटी सेम नहीं कर सकते वर्टिकल सर्कल में? वर्टिकल सर्कल में हाँ, अब आप वेरिएबल सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहे हैं। जो सेंटीमीटर फोर्स है ना जो यहाँ लग रही होती है वो वेरिएबल हो नहीं, वो होती ही वेरिएबल है, वो होती ही वेरिएबल है, तभी तो ये चक्कर पैदा होता है इसके अंदर, वो कांस्टेंट नहीं होती। देखो कैसे, टॉप के ऊपर सेंटीमीटर फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट का सम होती है, ठीक है, लेकिन बॉटम में ये इसका डिफरेंस होती है। और दाएं बाएं यानी कि वो जो सेंटर में जो 2 पॉइंट आ रहे हैं ए, ये वाला सेंटर लाइन में जब आप यहाँ पहुंचते हैं, इसको हम सेंटर लाइन कहते हैं, तो यहाँ आपकी जो टेंशन है वो आपके वेट के 90 डिग्री के ऊपर, जिसमें वेट 90 डिग्री होता है और टेंशन सेंटीमीटर फोर्स के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ही वेरिएबल, तभी तो ये चक्कर पैदा हो रहे हैं। अब आप देखो टेंशन क्या आ रही है टॉप के ऊपर, एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी को दाएं बाएं जगह चेंज करने की वजह से, और यहाँ टेंशन आता है एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी, मैक्सिमम है, टेंशन मैक्सिमम है, स्पीड मैक्सिमम है। ठीक है, ऊपर टेंशन और मिनिमम है आपके पास तो स्पीड भी मिनिमम है, और दरमियान में वो चूंकि वेट 90 डिग्री पे चला जाता है, देखो वेट का मतलब क्या है 90 डिग्री पे जाने का, यहाँ पर वेट नीचे की तरफ आ जाता है इस जगह, तो यहाँ इस पॉइंट पर टेंशन और सेंटीमीटर फोर्स इस एक्सिस की वजह से इक्वल हो जाती है। ठीक है, पास में आ गई बेटा। जी सर। चलिए जी, आइसोलेटेड सिस्टम का जिक्र है। आइसोलेटेड सिस्टम की जब भी हम जिक्र करते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम पर लगता है जिसके ऊपर कोई और फोर्स ना लग रही हो, आपस की फोर्सेस ही लग रही हो। ठीक है, एक चीज तो ये नोट करेंगे, फिर आप एक और चीज नोट करेंगे कि ये तो इसकी यहाँ तक की बातें जो मेन मेन हमारी थी वो खत्म हो गई। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था
कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हम बात मैं कर रहा था कि आपने सिस्टम को ही लेना है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, किसी और फोर्स की इंट्रैक्शन ना लग रही हो, ठीक है। सिर्फ जो जिन दो बॉडीज का हम जिक्र कर रहे हैं वो आपस में फोर्स लगा रही हो, उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और जो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वो ये इक्वेशन है। इसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा? जब टॉ जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो होगा, यानी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, और ऐसा सिस्टम भी कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए आप। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर जो हमने चीजें करनी है वो अब हम आ जाते हैं इधर अपने बुक के नोट्स के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से करेंगे। ये सारी चीजें तो मैं आपको वहां पे करवा चुका हूँ नोट्स के अंदर। हाँ, बात मैं ये बताने लगा था कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें दो तरह के एंगुलर मोमेंटम आते हैं, एक स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम और एक ऑर्बिटर। जैसा प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स अर्थ है, हमारी अर्थ के अंदर एक स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम भी होता है और एक ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों का सम। अच्छा, अब यहाँ पे स्पिनिंग और ऑर्बिटर का अगर सवाल आ जाए ना, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम LO, ये अगर आप मालूम करने जा रहे हैं तो फॉर्मूला आपके पास जब आप लगाते हो तो आई ओमेगा, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है। इसमें आई जो है ना, ऑर्बिटल के केस में MR स्केल, यानी प्लैनेट की मास और प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, और ये लगेगा 2π/T। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। जो हमारा है स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम, उसमें भी फॉर्मूला आई ओमेगा ही लगता है, लेकिन इसमें जो ओमेगा है ना, ये लगेगा सफेरिकल बॉल वाला ओमेगा, वो जो 2/5 वाला होता है, MR स्केयर। आगे वही 2π/T है। अब ऊपर वाले में जो टाइम है वो ऑर्बिटल का टाइम है, नीचे वाले का टाइम स्पिनिंग का टाइम है। जैसा अर्थ है तो ऊपर वाले में अर्थ का टाइम 1 साल होगा, तो 1 ईयर, और नीचे वाले में 24 आवर्स वाला टाइम होगा। ये बात इस तरह याद रखनी है। ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की सोल्यूशन में आपको याद होना चाहिए। आपके इसमें चैप्टर 5 में एक न्यूमेरिकल भी इस तरह का, जिसमें ये चीज़ लगाई गई है। बहरहाल, ये आपकी बात हो गई एक तो। फिर इसके अंदर आपके पास आ जाता है रिजिड बॉडी का फॉर्मूला, बस आपको ये वाला आना चाहिए, दिस वन, कि जब समेशन आपके पास होता है ये एंगुलर मोमेंटम, एक आपके पास इसमें चलता है स्पिनिंग और एक चलता है ऑर्बिटर के हवाले से, ठीक है। एनीवे, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, दिस वन, ये भी बात हो गई है इसकी। अब आप आ जाए जरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है ना आपके पास, वो आप याद रखेंगे 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। ये वो 1/2 mv स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, है वही चीज। अब मैस की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपके ऊपर क्या नाम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह आ गया ओमेगा। तो फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आना चाहिए। अलबत्ता जब आप बात करते हो ना, हुप की बात करते हो या रिंग की बात करते हो या रॉड की बात करते हो या सफियर की बात करते हो, तो तीनों के लिए आई की वैल्यू चेंज होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हुप के लिए यानी रिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है MR स्क्वायर, लेकिन डिस्क के लिए 1/2 MR स्क्वायर होता है। तो जब आप डिस्क की बात करेंगे तो आई की जगह 1/2 लगाएंगे। अगर आप सफियर की बात करते हैं तो 2/5 MR स्क्वायर, मैं ये बता भी चुका हूँ आपको। रॉड की बात करते हैं तो 1/12 ML स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट किस्म के रिलेशन बन सकते हैं अगर आपको आई की वैल्यू आती हो, कैपिटल आई, डिफरेंट बॉडीज के लिए आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वहां से चाहे याद कर लीजिएगा। अच्छा, जब ये डिस्क और हुप दोनों ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं ना, तो हुप के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए हुप के लिए, रिंग के लिए। और डिस्क के लिए ये फॉर्मूला 1/4 mv स्क्वायर। अब ये 1/4 का मतलब क्या है? ये पहले वाले फॉर्मूले का हाफ है। तो यहाँ से एक सवाल निकलता है, इन दोनों की रेशियो पूछी जा सकती है मुझसे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की बात हो रही है ऑफ हुप, ओवर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ डिस्क, इनकी रेशियो कोई पूछ लेता है। तो बेटा जी 1/2 mv स्क्वायर और 1/4 mv स्क्वायर, ये कट गया, ये नीचे आ गया ऊपर 4/2, 2:1 रेशो आ गई। बात समझ आई? ये लिखा हुआ भी, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखना हाफ के बराबर होता है ये वाला पॉइंट। इसी तरह
होप रिंग जब नीचे आएंगे तो रोल करते हुए आएंगे, तो इनके अंदर लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल। लीनियर होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल भी यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर है, पीछे हम देखा है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो हुप और रिंग की स्पीड है वो आप निकालेंगे। हुप के लिए √GH आता है और डिस्क के लिए आप करोगे तो 4/3 √4/3 GH आ जाता है। √4/3 GH। अच्छा, √GH मैं पुटअप करूंगा ना डिस्क के अंदर, तो डिस्क का फॉर्मूला बनता है √4/3 और वेलोसिटी ऑफ हुप, ये इन दोनों की यहाँ से रेशो निकल सकती है। इसी तरह आपके पास स्पीड ऑफ सफियर होता कोई, तो सफियर के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है, ये मैंने यहाँ पे हल किया हुआ है। सफियर के लिए हाफ एम वी इसके लीनियर वेलोसिटी तो वही रहेगी, लेकिन जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो बन जाएगी, आई की वैल्यू जो पुटअप करेंगे आई ओमेगा स्केयर के अंदर, तो 2/5 उसके अंदर ये इन्वॉल्व हो जाता है 1/2 MV स्केयर के साथ। तो 2/5 को हम इसमें कॉमन, वो हाफ MV स्केयर कॉमन निकाल देंगे, 2/5 को प्लस कर देंगे 1 के साथ, ये बन जाएगा 7/5 V स्केयर। तो अंडू लेने के बाद 5/7, ये सफियर की वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। चलें फिर आगे आ जाएं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड सैटेलाइट को कहते हैं। ये जब जमीन के गिर्द घूमता है तो ये खास वेलोसिटी से घूमता है जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, 7.9 km/h। इसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला ज़बान में याद करना है। एस्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी को याद रखना है। एस्केप आपको पता है ज़्यादा वेलोसिटी की बात करते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने की बात करते हैं। इससे उसके फॉर्मूले में √2 आ जाएगा, 2GR, ठीक है, और यहाँ √GR आएगा बस। और जहाँ तक स्मॉल आर का ताल्लुक है, ये कैपिटल आर और एच का सम होता है। एच आमतौर पे बहुत छोटा होता है, तो 400 किलोमीटर तक याद रखिएगा जितने सैटेलाइट हैं वो क्लोज ऑर्बिटल कहलाते हैं, और 400 किलोमीटर तक स्मॉल जी की वैल्यू में कोई खास तब्दीली नहीं आती। स्मॉल जी की वैल्यू में जब तब्दीली आती है तो ये वैल्यू से हट कर आती है, ठीक है, 400 से ऊपर की हाइट पर आती है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, ये आप याद रखेंगे इसके अंदर। बाकी ये फॉर्मूलों में वैल्यू पुटअप करके हल किया गया, या इसका वो निकलेगी वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी के हवाले से 11 किलोमीटर पर सेकंड आंसर होता है। इसमें एक बात आप याद रखेंगे, अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी 30,000 किलोमीटर पर आवर है तो ये एलिप्टिकल पाथ में घूमेगी, और 27,000 किलोमीटर 27,000 किलोमीटर पर आवर में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी, और 40,000 किलोमीटर पर आवर स्केप कर जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है इसके अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, स्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है तो √2/1 आती है, ये यहाँ निकली हुई है। ये भी एक MCQ बन जाता है। रेशियो वाले MCQ आम सी बात है, फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप रेशियो वाला MCQ कर सकते हो। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी एक और चीज़ है, क्रिटिकल वेलोसिटी और चीज़ है। ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत हाई फ्लाई कोई सैटेलाइट है, हाई फ्लाइंग, तो उसका फॉर्मूला √GMR। जब बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो कहते हैं सर जी √GMR तो √GR के बराबर ही था। हाँ बिल्कुल था, लेकिन वो √RG तब लेना है जब कोई बॉडी लो फ्लाइंग है सैटेलाइट, उसमें हम स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर देते हैं, यहाँ नहीं करते, यहाँ नहीं करते, ये हाई फ्लाइंग सैटेलाइट है, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने यहाँ तस्हीह कर लेनी, ये 30,000 इधर नहीं 40,000 बन जाता है। ये 30,000 में इलिप्टिकल पाथ होता है, 11 किलोमीटर पर आवर आपकी स्केप वेलोसिटी है। तो ये लाइन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, इस लाइन को मैं यहाँ से काट रहा हूँ, आप ये बात देख लीजिएगा, उलट ना कर दीजिएगा। ये सर्कुलर वाली लाइन सही है, मैं ऊपर लिखी हुई है, मैंने हाथ से लिख दी थी इसी वजह से कि थोड़ा सा इसमें टाइपो मिस्टेक है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब जो बड़े मज़े की चीज़ आ रही है वो अपरेंट वेट और रियल वेट की कहानी है। रियल वेट किसे कहते हैं, अपरेंट वेट किसे कहते हैं। रियल वेट एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है हमारे ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी बॉडी की हम पे लगती है, अर्थ की जो हमारे ऊपर लगती है, उसे हम रियल वेट कहते हैं। अब मैं अगर फ्रीली फॉल कर रहा हूँ, फ्रीली फॉल में मेरा वेट 0 आएगा, वो जो 0 आएगा ना वो रियल वेट नहीं आएगा, वो अपरेंट वेट आएगा। क्योंकि जब भी मैं वेट मालूम करता हूँ हम वेटिंग मशीन से करते हैं। वेटिंग मशीन आपकी इस फर्श पे रखी होती है या सीलिंग से लटकी होती है, यानी किसी सहारे के ऊपर होती है। जब आप मशीन पर खड़े होते हो
तो आप अपने वजन से मशीन को नीचे प्रेस करते हो, मशीन रिएक्शन लग देती है आपको फर्श के बल पर, फर्श की वजह से, फ्लोर की वजह से, और आपको वेट नजर आता है डाल जब उसका घूमता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, आप एक फर्श पे खड़े हो, उस फर्श पे मशीन रखी है, आप मशीन पे पाँव रख के खड़े होते हो, you are pressing the machine in the downward direction and the same machine is pressing you in the upward direction because the machine is on a floor. तो with the help of floor वो आप पे फोर्स लगा रही है, नीचे से फ्लोर गायब कर दो, अब मशीन फॉल करना शुरू कर देगी। along with the machine you will also fall, आप भी गिरोगे। still you are pressing the machine in the downward direction but there is no one to hold the machine so that it can show you the reaction, रिएक्शन शो नहीं कर सकेगी, तो मतलब इस पे वेट जीरो नजर आ रहा होगा, एंड दैट वेट इज कॉल्ड अपरेंट वेट बिकॉज इट इज द फैक्ट स्टिल अर्थ इज पुलिंग अस टुवर्ड्स अर्थ इटसेल्फ, हमें खींच रही है जमीन, तभी तो हम नीचे गिर रहे हैं, वरना ऊपर ना निकल जाते। ऊपर निकलेंगे, अल्लाह माफ करे, नीचे गिरने के बाद। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर। ये था जी रियल वेट अपरेंट वेट का फर्क। अब इसके कुछ केसेस हैं और इन केसेस पे फर्दर कुछ केसेस बनते हैं, वो सारे मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला केस है, एक आपका बॉडी एलिवेटर में है, रेस्ट के ऊपर है, तो रियल वेट और अपरेंट वेट बराबर होते हैं। रेस्ट की हालत में दोनों बराबर हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट की हालत में रियल वेट अपरेंट वेट बराबर है। अगर ये बॉडी मूविंग कर रही है अप विद सम एक्सेलरेशन ए, ये मेंशन है यहाँ पर, तो हमारा रियल वेट mg होता है, अपरेंट वेट बढ़ जाता है, अपरेंट वेट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन स्मॉल जी के बराबर है तो हमारा अपरेंट वेट 2 mg हो जाएगा। ये सारे एमसीक्यू हैं इसके। अभी बहुत सी बातें लिखी नजर आ रही हैं, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं सिर्फ वेट डिस्कस कर लूँ, फिर ये पेंडुलम के टाइम पीरियड होना की तरफ मैं आता हूँ। ये सारे आपके एमसीक्यू हैं, बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यू हैं। अगर आपकी लिफ्ट नीचे मूव करना शुरू करती है तो आपका अपरेंट वेट डिक्रीज करता है, mg माइनस ma का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, केबल टूट गया, तो आपका ए जीरो जी के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में जो ऊपर लिखा हुआ है मूविंग डाउनवर्ड में ए को जी कर दें तो mg माइनस mg कैंसिल होगा और जीरो आएगा, यानी कि आपका अपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। रियल नहीं, रियल तो mg ही रहेगा, वो भी लिखा है फॉर्मूले में, लेकिन अपरेंटली आपका वेट मशीन पे नहीं आ रहा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप आ जाए पेंडुलम वाले सवालों की तरफ, वापस चलते हैं जरा। ये यहाँ पे पेंडुलम के आपको फॉर्मूले लिखे नजर आ रहे हैं, मैं सर्कल करता जाता हूँ रेड कलर के। एक ये पहला, दूसरा ये नीचे। अगर आपका पेंडुलम, आप पेंडुलम में बैठ आपने लटकाया हुआ है और पेंडुलम का अंदर ऑसिलेट करवा रहे हैं और वो नीचे लिफ्ट नीचे आ रही है, तो भाई लिफ्ट नीचे आने का मतलब उसके अंदर स्मॉल ए ऐड होगा एक्सेलरेशन जी के अंदर, जिस तरह mg प्लस ma होता है, तो एक्सेलरेशन में g प्लस a हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन बढ़ गया, इसका मतलब है टाइम पीरियड कम हो जाएगा, पेंडुलम तेजी से वाइब्रेट करेगा। जब आपकी एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ये एलिवेटर नीचे आएगा तो वो जी माइनस ए हो जाएगा। ये यहाँ देखो, ये इसको काट दिया, मैंने काटना नहीं था जी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ जी। ये तो ये लाइन क्या शो कर रही है कि आपका स्मॉल जी डिक्रीज कर गया एक्सेलरेशन, तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, इन दिस केस स्लोली वाइब्रेट करेगा। और अगर ये स्मॉल जी के बाद माइनस ए भी जी के बराबर हो जाए, वो फ्री फॉल कहलाएगा। इन दैट केस आपका जी माइनस जी नीचे जीरो आएगा, तो आपका टाइम पीरियड अनडिफाइन हो जाएगा। ये बात आपकी यहाँ लिखी होगी, ये लिखा हुआ है फ्री फॉल में टाइम पीरियड अनडिफाइन होगा, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ये तो हो गए कि मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ये जो मैंने 3 एमसीक्यू बताया, हमने पहले 2 जो थे ये एक्सेलरेटेड मोशन के थे। अगर मोशन में रिटार्डेशन आ रही है, रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पर आपका अपरेंट वेट अब इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, mg माइनस ma का मामला आएगा, तो यहाँ g माइनस a का फॉर्मूला लग जाएगा प्लस की जगह। लेफ्ट साइड पे ये जो प्लस लिखा है, राइट पे यही माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला एक्सेलरेटेड मोशन का है और राइट वाला डिसलरेटेड मोशन का है। सिमिलरली जब कोई बॉडी नीचे आ रही है तो उसका वेट, मैंने अभी आपको बताया
नीचे आते हुए डिक्रीज करता है, लेकिन अगर ये रिटार्डेड मोशन है ये वाली तो ये इंक्रीज कर जाएगा। छोटी छोटी बातें तो जहन में रखना, ठीक है। अब अगर आपकी वेरिएशन ऑफ जी के लिहाज से आप बात करते हैं, स्मॉल जी के लिहाज से, अगर आप किसी बॉडी को नीचे से उठा के ऊपर कहीं लेके जा रहे हैं तो स्मॉल जी में जो वेरिएशन है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। स्मॉल जी ऊपर जाते हुए कम होता है, ठीक है। 400 किलोमीटर के बाद ये बात होती है, 400 किलोमीटर की हाइट के बाद की बात है। लेकिन अगर आप डेप्थ में चले गए, जमीन के अंदर चले गए हैं और एक्स आपकी डेप्थ है, फिर मामला ये होगा। अच्छा जी यहाँ भी डिक्रीज करेगा गहराई में जाते हुए, यानी आप किसी कुएं में उतर जाते हैं या बेसमेंट में चले जाते हैं, स्मॉल जी अब भी कम होगा। इसका मतलब ये हो गया स्मॉल जी जब कम होगा तो आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप चले जाते हो सेंटर ऑफ अर्थ पर तो वहां स्मॉल जी जीरो हो जाता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड अनडिफाइंड होगा सेंटर ऑफ अर्थ पर। उसके अलावा आप पेंडुलम को ले जाते हो ऐसी मकाम पर जहां ग्रेविटी जीरो हो जाती है, तो वहां भी इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सेकंड्स पेंडुलम के सवाल आते हैं, जरा गौर से देखो, ये राइट पे लिखे हुए हैं। सेकंड्स पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है सेकंड्स पेंडुलम का। अगर आप सेकंड्स पेंडुलम आपने बनाया है मून के ऊपर जाकर, तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन मून वो भी 2 सेकंड ही होगा। इसका मतलब है आपने क्या किया, मून के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू मीन की वैल्यू ऑफ जी का 1/6 होता है। तो इसका मतलब है बेटा जी आपने पता क्या किया, p इज इक्वल टू 2π√, इसको भी l/6 कर दिया, इसको भी g/6 कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 2π√, लेंथ एट मून और m स्मॉल g एट मून, तो बात तो एक ही, रेशियो तो सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पेंडुलम अगर जमीन पे सेकंड पेंडुलम है तो मून पे जो सेकंड पेंडुलम होगा वो भी वहां पे सेकंड पेंडुलम ही होगा, 2 सेकंड वाला। एक सवाल तो ये है। दूसरा ये बनता है एक सेकंड पेंडुलम को आप जमीन से मून पर ले जाते हो, जमीन से मून पर ले जाओ वो अलग चीज है, फिर वो सेकंड पेंडुलम नहीं रहेगा मून पर। लेके जाओ यहाँ बनाओ और वहां लेके जाओ, एक है वहीं बैठ के बनाओ तो वो अलग सवाल है, ये आपको जरा असेसमेंट करनी पड़ती है इनकी। फिर आपके पास यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ये सारी, ये बड़े मजे के एमसीक्यू हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके चलना चाहिए आपको साथ साथ मेरे कहे बगैर, ये मैं बहुत दफा कह चुका हूँ। अब आपके पास है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एस्ट्रोनॉट जब होते हैं ना स्पेसशिप में, वेटलेसनेस की कंडीशन में होते हैं, से उनको वर्क डन करने में अच्छी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि स्पेसशिप में आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करते हैं, स्पेसशिप को अपने एक्सिस और रोटेशन के गिर्द खास फ्रीक्वेंसी से घुमाकर। उस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, वो ये आपको लिखा नजर आ रहा होगा, दिस वन, ये फॉर्मूला है 1/2π√g/r, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला ये होता है, ए सी को हम जी के बराबर करते हैं तो ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फिर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिसकी स्पीड जो होती है ऑर्बिटल स्पीड जमीन की स्पिनिंग स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, इसे कहते हैं हम आमतौर पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि जमीन के लिहाज से इनकी पोजीशन फिक्स रहती है। कम्युनिकेशन में, मिलिट्री पर्पस में, नेविगेशन में कोई यूज करते हैं, उसका रेडियस का जो फॉर्मूला है वो आपको जुबानी आना चाहिए, GMT²/4π² इस फॉर्मूले के अंदर ये जो है ना R इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर सैटेलाइट सन के गिर्द घूमते हुए इक्वल इंटरवल में इक्वल एंगल स्वीप करता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। दूसरा एरिया था आपके पास जो है स्वीपिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद ये आगे फिर आपके पास ये आ जाता है क्या नाम है टाइम पीरियड का, कि जी जो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है उसकी वो टाइम पीरियड की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपके इस तरह के कैपिटल लॉ थे। कैपिटल लॉ में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इतना हिस्सा कैपिटल लॉ का है ये। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 4.23 10⁴ किलोमीटर होता है। अब ये बात आप याद रखेंगे
ये आपको ज़बानी याद रहनी चाहिए काइंडली, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन हुई भी सामने। इसके लिहाज से जो आपकी हाइट निकलती है वो 36,000 किलोमीटर बनती है सरफेस ऑफ अर्थ से। ये जो हमने रेडियस की बात की ना, ये रेडियस होता है सेंटर से, यूं, यानी ये है 6400 किलोमीटर इतना हिस्सा, और अगला हिस्सा है 36,000 किलोमीटर, ये हाइट का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट 120 डिग्री पे अगर इनको अलाइन कर दिया जाए ना अराउंड द अर्थ, तो एक ये 3 मिल के पूरी पॉपुलेटेड अर्थ को कवर कर सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फिर आपके पास ये इंटेल 6 है जिसकी कैपेसिटी आपके पास है तकरीबन 3002 वे टेलीफोन लाइन, 3 टेलीविजन स्टेशन, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज। ये सोलर पैनल से एनर्जी लेता है जो इसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं सन से डायरेक्ट। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है, 126 ममालिक इसमें शामिल हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, और 200 आपके अर्थ स्टेशन है जो मुसलसल ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और दे रहे हैं। ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट है यहाँ पे मेंशन है। हाँ, न्यूटन व्यू और आइंस्टाइन व्यू अबाउट ग्रेविटी, इनमें जो मोटी मोटी बातें हैं, न्यूटन व्यू के मुताबिक ग्रेविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये कुदरती तौर पे पाई जाती है। दूसरी बात है ग्रेविटी जो होती है इन्वर्स के लॉ को ओबे करती है, इसकी फोर्स मैस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और आपका जो न्यूटन का व्यू है ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या थी कि आपकी लाइट है ना ये ज़रात यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में मुश्मिल होती है। अगर आपको याद होगा कोई सेम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने भी दी थी, लेकिन न्यूटन के ज़माने में उसने जो कैलकुलेशन की थी इस थ्योरी के ऊपर, वो कैलकुलेशन आपके क्लासिकल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो न्यूटन इसको इतना खुल के एक्सप्लेन नहीं कर सका था जिसको बाद में एक्सप्लेन किया था मैक्स प्लैंक ने इस फिनोमेना को। बहरहाल आइंस्टाइन का जो आइडिया है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसके मुताबिक ये जो स्पेस टाइम है रबर शीट की मानद है, और जब यहाँ पे कोई सैटेलाइट रखा जाता है तो वो अपनी जियोडाइसिस यानी कुआंसा बना देता है और उसके गिर्द उसके प्लैनेट्स जियोडाइसिस बनाकर घूम रहे होते हैं। ज़्यादा बेटर आइंस्टाइन का व्यू है, क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने और न्यूटन ने दोनों ने ये प्रिडिक्शन या कैलकुलेशन करके बताया था कि लाइट ग्रेविटी की वजह से बेंड करती है, लेकिन जो फॉर्मूला आइंस्टाइन दिया था वो बाकायदा प्रूव हुआ था 1919 या 20 के लगभग। न्यूटन के फॉर्मूला प्रूव नहीं हो सका था क्योंकि न्यूटन के फॉर्मूले से जो डेविएशन आती थी लाइट की वो उस वैल्यू से आधी आती थी जो आइंस्टाइन ने बताई थी, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपका जो ये आपका यहाँ पे चैप्टर मुकम्मल हो जाता है, चैप्टर नंबर 5 जी। अब इसमें कोई सवाल है तो देख लीजिए।